करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक दो पॉइंट पर ध्यान दीजिए। ये सब डेफिनेशन है, करंट का डेफिनेशन आप जानते हैं। सेम चीज है कि अगर कोई स्टेडी स्टेट में करंट है और कहीं पर पहुंचता है तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी है। इधर से अगर करंट I1 जाता है और इधर से करंट I2 जाता है तो दोनों मिलकर I1 प्लस I2 हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस बात को आप समझिए। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि भाई यहाँ पर टोटल जो एक पॉइंट पर करंट का अलजेब्रिक सम 0 होगा, यानी जितना एक पॉइंट पर इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट हो जाएगा। यही है, ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है। और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो अगर जिधर होता है उधर करंट का डायरेक्शन मानते हैं, और निगेटिव चार्ज का जहाँ पर होता है उसके अपोजिट में करंट का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि करंट जो है डिफरेंट सिचुएशन में आपको टाइप ऑफ करंट होता है कि डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट आगे चलकर चैप्टर में आएगा। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर एक होता है करंट डेंसिटी। यानी करंट डेंसिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई एरिया है और इसे आपका इस एरिया का डायरेक्शन आपको ds है और इधर करंट जा रहा है, तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन यह होगा। और यह एंगल अगर थीटा है तो आप करंट जब निकालेंगे I तो होगा आपका इंटीग्रेशन J डॉट ds होगा, यानी यह होगा J ds cos थीटा। अब लाइक जैसे कोई वायर है और इसकी एरिया A है और इसमें करंट I जा रहा है, तो यहाँ J होगा। देखिए करंट के डायरेक्शन में आपको करंट डेंसिटी वेक्टर हो गया, और करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यह J इज इक्वल टू करंट हो गया I अपॉन एरिया। करेक्ट, I अपॉन एरिया कर देंगे तो हमारा करंट निकल जाएगा। अरे यार हो गया। अब देखिए इसके बाद आप देखिए कि क्या होता है, उसको समझो। पहला ये है आपका करंट आ गया, कि करंट की डायरेक्शन हम लोग निकाल दिए। और ये जो है आपको इससे थोड़ा सा इसकी नॉलेज रहनी चाहिए कि करंट स्केलर है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट आप देखें, सब चीज ठीक है। अगर कोई वायर है और इस वायर से अगर करंट आई जा रहा है तो इस वायर में ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस, अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 है और यहाँ का V2 है तो V1 बड़ा होगा V2 से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा V1 माइनस V2 IR के बराबर होगा। R जो होता है रो रेसिस्टिविटी, इसकी लेंथ L है तो L, और एरिया जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सॉरी, जैसे ऐसे आपको करंट जा रहा है इसमें, तो ये करंट के डायरेक्शन में हम लेंथ लेंगे और एरिया जो लेंगे उसके क्या लेंगे परपेंडिकुलर, लाइक दिस। जैसे यह है वायर, तो ये अगर मान लो कि आपका सिलिंड्रिकल वायर है तो हमारा करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ तो सिलेंडर का लेंथ हो जाएगा, और करंट एरिया जो होगा इसके प्लेन के क्या होगा, करंट के परपेंडिकुलर होगा, माने ये एरिया πr² हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन। यहाँ पर एक रेसिस्टिविटी आ गया, तो आपको रेसिस्टिविटी के साथ एक कंडक्टिविटी भी होता है, तो वह रेसिप्रोकल होता है। कंडक्टिविटी जो होती है फॉर्मूला याद रहनी चाहिए जेई मेन में, यह होगा सिग्मा से लिखते हैं और यह 1/ρ है। इसका डायमेंशन भी पूछ लेता है पेपर में। ठीक है। अब देखिए जहां तक सवाल है कि आपको रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया गया। अब रेजिस्टेंस का दो चीज है, एक तो V इक्वल टू IR से चलेगा और दूसरा आपका R इक्वल टू रो L/A से चलेगा। अब रेजिस्टेंस का वेरिएशन जो होता है वह आप देख लें कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा। वह रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वह जो है एक्सपोनेंशियल होता है, और स्मॉल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के लिए जैसे वहाँ पर आपको ये जो होता है डी, जैसे आप देखो एक अल्फा होता है, ये 10⁻³ के रेंज का होता है, और ये अल्फा जो होती है ना dr अपॉन r अल्फा dt, सॉरी ये आपको मैं बता दूं, ये होगा आपको r
dt लाइक होगा। तो ये इससे अगर अपन करते हैं तो dr बाई आर इज इक्वल टू आता है अल्फा dt, और ये अल्फा dt होता है। तो अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो R1 हो गया ये, और यह R2 हो गया, और ये जो है आपका T1 से लेकर अगर टेम्परेचर T2 हो गया, और यह रेजिस्टेंस हो गया। तो इससे एक एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा। इसलिए उसका ग्राफ आपने देखा होगा कि ग्राफ लाइक ऐसे दिया है, ग्राफ जो है लाइक आपको ऐसे दिया है, ऐसे। ये ग्राफ आप देखें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ दिया है, दिख रहा है सबको प्रॉपर वे में? हेलो, ऑनलाइन वाले आपको दिख रहा है ना यह ग्राफ? हेलो हेलो। तो ये जो है आपको इसमें इस ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, इसीलिए वो ग्राफ ऐसे खींचा गया है। तो आपको ये आरटी ग्राफ होगा, और ये आरटी ग्राफ को ऐसे खींचा गया है। दूसरा पॉइंट आपको मैं समझाऊं वह क्या हो सकता है कि यही अगर सुपर कंडक्टर का खींचा जाए तो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद वह जैसा का तैसा हो जाता है, रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करने लगता है। तो उसका ग्राफ में थोड़ी सी चेंज आएगी, और वह चेंज जो ग्राफ की आएगी उसको हम लोग देख सकते हैं। उसका सुपर कंडक्टर का अगर ग्राफ खींचा जाए तो मेरा सुपर कंडक्टर का ग्राफ कैसा होगा कि यहाँ तक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ खींचा जाए तो यहाँ तक तो वही रहेगा, और उसके रेजिस्टेंस 0 रहेगा, और उसके बाद ग्राफ हो जाएगा वही। कौन वाला ग्राफ हो जाएगा आप बताइए? वह ग्राफ होगा जैसा कि कंडक्टर का होता था। तो यहाँ पर तक यह जाएगा, और उसके बाद ये ग्राफ तय कैसे हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक यह रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर सुपर कंडक्टर के लिए बोलता है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुपर कंडक्टर का ग्राफ हो गया, ओके। इसके बाद आपको सारी चीजें हो गई। अब थोड़ा सा बैटरी के बारे में आप जानिए। बैटरी जो होगा उसको समझिए। हमारा जो बैटरी होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा एक बैटरी होता है ये, ठीक है। अब ये जो है बैटरी में अगर करंट ऐसे जा रहा है, और तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। आइडियल बैटरी होता है तो उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और यह ई है तो इसका ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और ये जो है वर्क होता है 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में। तो अगर मान लीजिए इस बैटरी से क्यू चार्ज इधर ट्रांसफर हुआ तो डब्ल्यू सेल जो होता है वह होता है ई क्यू, और ये जो है पावर सप्लाई, जो ये सप्लाई एनर्जी ये देता है बैटरी है ना, और ये डिस्चार्ज हो रहा है। अगर करंट इधर जाएगा ये चार्ज होगा और माइनस ई क्यू वर्क हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ पर पहले हम लोग पूरा कर लें, इतना पावर सप्लाई करेगा बैटरी ई आई, और यह सेल वर्क करेगा इतना। इसमें दो बात होगी कि अगर यह बैटरी आपका है और आपको इधर से इधर करंट जा रहा है तो आपका डब्ल्यू सेल जो होगा वह होगा माइनस ई क्यू हो जाएगा, और पावर सप्लाई ये जो होगा माइनस ई आई होगा, और यहाँ बैटरी चार्ज हो रहा है तो कहेगा कि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ये वर्क बाय सेल हो गया माइनस ई क्यू, लेकिन अगर कहता है कि एनर्जी कितना एब्जॉर्ब किया तो ई क्यू, और पावर सप्लाइड हो गया इसके द्वारा माइनस ई आई, तो पावर कितना एब्जॉर्ब किया अगर बोलता है तो हम बोलेंगे ई आई। और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। इसको अगर हम बात करें तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ आएगा। एक अपन अगर बात कर ले इस पर तो राइज अप ड्रॉप अप का एक कॉन्सेप्ट होता है, और राइज अप माने यह बैटरी है और यह रेजिस्टेंस है। तो ये इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है और ई और आर है, और इसमें करंट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। इसीलिए यह करंट आपका इधर से इधर अगर जाएगा तो ड्रॉप अप होगा, और यह होगा ड्रॉप अप माइनस आई आर होगा। और अगर यही रेजिस्टेंस अगर मैं करंट आपको इधर जा रहा है और आप इधर से इधर जा रहे हैं तो लो से हाई की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ आपको राइज अप होगा, वहाँ ड्रॉप अप हो गया और यहाँ आपका राइज अप हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें इधर से इधर जाइए तो वही है, एक बार इसको सेल मानेंगे तो लो से हाई की ओर जा रहे हैं तो प्लस ई, और रेजिस्टेंस एक बार मानेंगे तो वह हो गया माइनस आर, यानी ई माइनस आई आर हो जाएगा। आप ऐसे सिंपल वे में समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यह बैटरी है और
ई है और आर है, आप इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये माने बैटरी आपको क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और इसमें आप सपोज किए इधर से इधर चले गए, तो चल जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक तो आपका ई होगा, राइज अप हुआ, और करंट इधर आ रहा है, हम अपोजिट जा रहे हैं, तो इसमें भी राइज अप होगा, तो ई प्लस आई आर होगा। यानी चार्जिंग के टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड के बीच में क्या होगा, आपका उसके एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा आएगा, डिस्चार्जिंग में कम आएगा। अब ये जो है आपका राइज अप ड्रॉप अप हो गया, और किरचॉफ लॉ कहता है एक क्लोज लूप में राइज अप और ड्रॉप अप वोल्टेज का जो सम होता है जीरो होता है। एक तो हो गया कि भाई करंट आया, तो ये जैसे एक सिंपल सा एक सर्किट ले लीजिए, या इसका यह मान लीजिए 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है और 2 ओम है, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, ठीक है। और बैटरी का एक वसूल है कि जितना करंट या चार्ज देगा उतना लेगा, इसीलिए इसमें अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा कुछ कह दिया और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ अर्थिंग भी कर दिया, तो देखिए दो बात आप समझ जाइए इसमें कि पहले तो एक इसको एक क्लोज लूप बनाइए, ABCD क्लोज लूप आप बना दिए। अब यह लूप रूल लगा दीजिए डायरेक्ट यहाँ से ABCD में, ABCD में पहले हम एक बैटरी से करंट निकालेंगे, जनरली बड़ी बैटरी से करंट निकालनी चाहिए, इसमें एक और बैटरी जोड़ दें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ एक और बैटरी मैं जोड़ देता हूँ, जैसे लाइक ऐसा एक बैटरी और जोड़ दिया 5 वोल्ट का और 1 ओम का। ओके, अब देखिए जो बात होगी आपका, अब AB ये थोड़ा सा हमको उल्टा जोड़ना चाहिए कंसेप्ट के लिए, ताकि आपको और अच्छा कंसेप्ट हो जाए। ये था 5 वोल्ट का और 1 ओम का, आइडियल बैटरी रहेगा तो रेजिस्टेंस नहीं देगा, तो सिंपल है कि 1 ओम का है, तो आप देखिए लूप रूल लगा सकते हैं इसमें ABCD, तो यहाँ से अगर करंट यहाँ से निकला I, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालेंगे तो I निकाले उतना ही करंट इसमें चला जाना चाहिए, लेकिन अब ये करंट यहाँ I आएगा, ये करंट यहाँ भी I आएगा, अब दूसरा बैटरी से कोई मतलब नहीं, क्रॉस करा देंगे करंट को, तो वह करंट को I जाकर इसमें I समा गया। कहोगे कि अर्थिंग में क्या हुआ, अगर अर्थिंग में एक जगह अर्थिंग है और इसमें अगर करंट जाता तो यहाँ पर उतना करंट नहीं पहुंच पाता, इसलिए इस अर्थिंग वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। अब अर्थिंग वायर तो अर्थ करने से क्या फायदा हुआ, इसकी पोटेंशियल आपको जीरो आ गई। अब देखिए अब लूप रूल आराम से लगा सकते हैं, कहीं से भी लगा दीजिए, लेकिन करंट के डायरेक्शन में लगाइएगा तो जल्दी बनेगा सवाल। तो यहाँ से अगर जाइएगा तो 10 हो गया, और ड्रॉप अप होगा -2i, और इसमें ड्रॉप अप इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसको भी कुछ दे देते हैं, 9 ओम दे देते हैं, तो यह होगा, इसमें भी ड्रॉप अप हो रहा है -9i, और इधर जाएंगे तो यह होगा -8i, और इधर जाइएगा तो यह होगा -5, और इधर जाइएगा तो -5 आ गया, और यह जब -5 आ गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, तो करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो यह होगा -1 इंटू आई, और यहाँ पर पहुंच गए तो ठीक है, जीरो हो गया, और इससे सोल्व करेंगे तो हमारा आई निकल जाएगा। अब आई निकल गया, आपको कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, तो जैसे ए और सी के बीच में निकालना है, ये VA माइनस VC कर लीजिए, निगेटिव ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ राइज अप एंड ड्रॉप अप ऑफ वोल्टेज कर लीजिए, किसी भी पाथ से कर लीजिए, लेकिन सबसे कम एलिमेंट जिसमें है उस पाथ से करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको इसमें सबसे कम एलिमेंट मेरे को नजर आ रहा है, तो यहाँ से चले, कोई उसका रूल नहीं है, इधर से इधर गए 10 हो गया, और ये जो है 2 में ड्रॉप कर दिया -2i, और यहाँ चलाए तो हो गया -9i, और ये सब मिल करके यहाँ पहुंच गए, जहां से चले वहां ए से चले सी पर पहुंच गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है ए एंड सी, तो VA माइनस VC, और वो नेट ड्रॉप अप होता है, तो ये जो है आपका आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ अर्थिंग है तो आप VC 0 भी ले सकते हैं, तो ए का पोटेंशियल निकल जाएगा। ये राइज अप ड्रॉप अप है, और 2 लूप वाला देगा नहीं आपको, इसलिए 2 लूप वाला नहीं देगा कि आपके पास टाइम नहीं है तो वो सोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे एक सवाल हम लोग पॉइंट पोटेंशियल से भी अपन करते हैं, उसको भी अपन सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो मेरा जो है किरचॉफ लॉ चल रहा है, किरचॉफ लॉ में देखिए आपको मैं बता देता हूँ, एक और मेथड होता है, जैसे ये मान लीजिए आपका 40 वोल्ट है, यह 40 वोल्ट है, और यहाँ पर
पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक बैटरी है, और एक रेजिस्टेंस है लाइक दिस। अब इसमें करंट आपको बताना होगा, तो एक पॉइंट पोटेंशियल रूल होता है, और उसमें जो है आप सवाल को कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोडल पॉइंट हमको बताना होता है, तो जहाँ से 3 या 3 से अधिक वायर निकला है उसको हम नोडल पॉइंट मान लेते हैं। तो हमारा 3 से अधिक वायर यहाँ से निकला है, तो इसको हम V = 0 कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा V 0 आ गया, तो आप देखिए क्या होने वाला है। जब V 0 हो गया, 3 है, 3 से अधिक है, अब इसका लिखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यह 10 ओम का है, और ये जो है आपका 10 वोल्ट का है, और यह 1 ओम है इसका, और यह 9 ओम का है, या 19 ओम का है। ठीक है, अब देखिए, तो एक नोडल का पोटेंशियल आप 0 ले लीजिएगा, और दूसरे नोडल का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए V 0 हो गया, तो यहाँ 0 होगा, ऑर्डिनरी वायर है, तो यहाँ पर आपका 40 होगा, तो यहाँ पर आपका 40 आ गया, और यह जब 40 आ गया तो आप देखिए क्या करना है। तो इसमें 40, इसमें अब 40 आ गया, तो नोडल का लिखा गया, तो कोई बात नहीं, अच्छा है। तो ये जो होता है ना, एक पॉइंट पर जैसे यहाँ पर अगर आ गए, अगर यहाँ से यहाँ आइएगा तो क्या आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो 40 और यहाँ हो गया -0, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे। आप बाई रेजिस्टेंस कर देंगे 10, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में मानकर, सीरीज में होता है R1 + R2, ऐसे ऐसे हो जाता है, और ये जो वैल्यू आएगा वह आपको करंट इसमें I1 आ गया, इसमें आपको करंट I1 आ गया, और यह आ गया 4 एम्पियर। अब दूसरा क्या है कि उसमें निकालना है, तो उसमें I2 जैसे निकालना है, तो पहले पोटेंशियल को चेक करेंगे कि जिधर पॉजिटिव आएगा उधर की ओर, जैसे ये 40 है, अब 40 खाली पोटेंशियल देखो, तो 40 हो गया, ये बैटरी 10 माइनस करेगा, हाई से लो आ रहा है, तो 40 - 10 30 हो गया, और 30 - 0 30 हो गया, तो ये हो गया 30। भाई पॉजिटिव आ रहा है तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अगर ये निगेटिव आता तो अब इधर से जाते वैसे ही करते, तो ये 30 हो गया, और बाई टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में ले लीजिए, तो यह 1 ओम और 19 20 आ गया, और इतनी एम्पियर करंट हो जाएगी, करेक्ट। इस तरह अब इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा ही लंबा खींच नहीं सकते, लेकिन एक सवाल ऐसा भी कर लेते हैं, जैसे यह 40 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, और यहाँ पर बंदा किसी ने लगा दिया 10 ओम। अब देखिए, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक बैटरी है और रेजिस्टेंस है, ऐसा कुछ कर दिया, तो देखिए इसमें क्या होगा। ये जो है आपका, अगर यह 20 ओम मान लीजिए, और ये जो है ना आपको, आप कहेंगे यह 10 वोल्ट होगा, और यह मान लीजिए 2 ओम है, और यहाँ 8 ओम है, ऐसा कुछ दे दिया। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें करने के लिए आपके पास है कि आप क्या कर दें कि यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ आपका क्या होगा, आपका एक 2 नोडल है, तो किसी एक नोडल का पोटेंशियल 0 लिखिए, तो इसका आपने पोटेंशियल 0 लिख दिया, और उसको लिखने की कोशिश कीजिए इस पॉइंट का। तो जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस नहीं होगा उसे लिखेंगे, तो इधर से जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, इधर से जाने से कोई फायदा नहीं है, रेजिस्टेंस आ गया, इधर से जाने से कोई फायदा नहीं है, रेजिस्टेंस आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल हम x मान लेंगे, ठीक है ना। और एक जंक्शन पर टोटल करंट का सम क्या होता है, 0। तो आप जंक्शन पर इधर से करंट निकालिए, एक नोडल से दूसरे नोडल तक करंट कांस्टेंट होता है, इसलिए एक नोडल से चलकर दूसरे पर पहुंचेंगे तो वहां हो जाएगा x, और यहाँ हो गया x -40 -0 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 10, या इसमें करंट हो गया। अब इसमें करंट देखिए, तो यह होगा x -0 बाई 20 प्लस, इसमें देखिए तो यह होगा x +10 और -0 बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो इसका तो यह हो गया 2 + 8। तो इसको सोल्व करके आपको x निकल जाएगा, और यह x जब निकल जाएगा तो वहां जैसे करंट निकाल रहे थे वैसे हम करंट निकाल लेंगे, करेक्ट। ये आपका 2 पॉइंट है, इससे बड़ा सर्किट नहीं दे सकते जेईई मेन में, क्योंकि दिक्कत आएगा। अब इसके बाद आप देखिए, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो है सर्किट हम लोग देख लिए, और इसके बाद आप देखिए कि आपका रेजिस्टेंस होता है,
तो रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सीरीज में होता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। पैरेलल में होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 जानते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस ही है पैरेलल में तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब उस रेजिस्टेंस को मैं आपका टेक्नोलॉजी सिंपल रेजिस्टेंस पूछता है जेईई मेन में। तो जेईई मेन में तो जैसे यह है एक और एक यह, इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है और इसका ρ1 है और इसकी ρ2 है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। अब इनका जो है आपको क्या करना है, रो इक्विवेलेंट या सिग्मा इक्विवेलेंट निकालने के लिए कर सकता है। तो यहाँ R क्या होगा, R होगा रो इक्विवेलेंट इंटू टोटल लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन एरिया हो गया और इंटू ये हो गया इज इक्वल टू यहाँ से होगा ρ1 इंटू L1 बाई ए प्लस ρ2 इंटू L2 बाई ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इससे रो इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट आपको क्या आएगा कि रेजिस्टेंस अगर सपोज कीजिए कि ऐसा ऐसा कुछ एक व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक होगा जिसमें रेजिस्टेंस तोड़ने में मदद मिलेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक, ये टेक्निक नहीं है, इससे अननोन रेजिस्टेंस को मापते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर ऐसा ऐसा कोई रेजिस्टेंस है और ऐसा कोई रेजिस्टेंस है, ऐसा कोई रेजिस्टेंस है और इसमें आपको मैं बता रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है और इसका R4 है, तो इसमें इस सर्किट में बैटरी असल में जुड़ा रहता है। तो आप A और C के बीच में अगर इक्विवेलेंट निकालना है और ये जो है यहाँ बैटरी जुड़ा हुआ है, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है। गैल्वेनोमीटर में भी रेजिस्टेंस होता है Rg। ओके, यह अननोन रेजिस्टेंस को मापने में यूज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब यह बैलेंस कंडीशन में होता है तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता है। इसका मतलब कि यह ए सी बी और यह डी है तो बी और वी बी इज इक्वल टू वी डी हो जाता है, इसीलिए इसमें करंट नहीं जाता है। और उस यह कंडीशन जब आता है तो बैलेंस में इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यह R1 R4 इज इक्वल टू होता है R2 R3 यह होता है। R1 R4 इजिकल टू इसका प्रोडक्ट इसके बराबर होता है। तो जब बराबर होगा तो इसको काट कर आप फेंक सकते हैं। और जैसे ही इसको काट कर फेंकेंगे, कब इसके बीच में निकालना होगा तब नहीं, जिसके बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा है उसके बीच में नहीं, जिसके बीच में बैटरी जुड़ा है। यहाँ रेजिस्टेंस जुड़ा है तो अदर जो डायगोनल है उसके क्रॉस, ये ध्यान रखिएगा। तो यह ए और सी के बीच में निकालना है। तो अगर ऐसा यह प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया तो इसको आप काट के फेंक दीजिएगा और ये सीरीज में हो जाएंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे, फिर पैरेलल में हो जाएंगे और काम हो जाएगा। अगर जहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं हो रहा है, इसका प्रोडक्ट बराबर नहीं है, तो आप डेल्टा स्टार कन्वर्जन लगा सकते हैं। वह सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन को सिलेबस से क्या लेना देना, अपन को तो सवाल बनाना है। तो अपन सवाल को उससे थोड़ा फास्ट हो जाता है तो उसको सीखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि यह है और यह है और यह है और यह है और यहाँ पर ये 10 है, ये भी 10 है, ओम लिख दीजिएगा। और ये 20 है ओम और ये भी 20 ओम है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कोई जोड़ दिया है, ये भी मान लीजिए कि आपका ये 30 है। ओके, अब ये इनका इक्विवेलेंट यहाँ जुड़ा है तो हम कब लगाएंगे, जब ये जो है M और N के बीच में अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो इसमें लगाने का काम करेंगे हम लोग। और यह जो है आपका M हो गया और यह आपका N हो गया। तो मैं बता सकता हूँ इसमें कि क्या करना है अपन को, कि यहाँ पर क्या करिएगा कि इसको ये एक में ये स्टार बन रहा है, तो इस स्टार में आप क्या कीजिएगा कि अगर ऐसा ही टेक्नोलॉजी है, ऐसा कोई स्टार है, ठीक है, ऐसा कोई स्टार है, या R1 है या R2 है और या R3 है, सॉरी डेल्टा है, सॉरी इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा है, तो इसको स्टार में बदल देंगे हम लोग। तो बदलने में क्या होगा कि सेंट्रोइड से एक एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। ये मान लीजिए आपका R1 डैश हो गया या R2 डैश हो गया और या R3 डैश हो गया। तो ये R1 डैश जो होगा इसके प्रोडक्ट और पूरे के सम से डिवाइड कर देंगे। तो ये बीच में इसका है, तो यह R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2
आप प्लस R3 कर देंगे, और ये जो है उसी तरह R2 डैश जब निकालिएगा तो यह R2 R3 अब भाई कितना हो जाएगा, R2 सब टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड, और उसके बाद आप देखिए उसी तरह आप R3 डैश कर लें तो इसका प्रोडक्ट R1 R3 अपॉन R1 आप प्लस R2 आप प्लस R3 कर लेंगे। अब ये ओरिजिनल को हटा देंगे, हमारा अगर मान लो कि यहाँ A था, यहाँ B और C, तब स्टार ये बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा R3 डैश और ओरिजिनल हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा R1 डैश और यहाँ हो जाएगा आपका, आपको यहाँ पर आप देखें तो यहाँ आपका R2 डैश आ जाएगा, यह पॉइंट A आ गया, यह पॉइंट B आ गया और यह पॉइंट C आ गया, ठीक है। अब उसको हटा करके ये अलग देंगे तो हमारा सवाल बन जाएगा सीरीज पैरेलल करने से। जैसे अपना जो सवाल था इसमें आप देखिए ये था क्या, अगला था कोई, तो उसमें सवाल जो आया था ये वाला जो सवाल था, अब इसमें आप ऐसा कर सकते थे, इसमें स्टार लगा दीजिए, डेल्टा स्टार कन्वर्जन, तो ये जो है तीनों हट जाएंगे और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा एक यहाँ से, और वो सीरीज करके अपन कर सकते हैं। ये डेल्टा स्टार कन्वर्जन है, इसका यूज कर सकते हैं आप। अब क्या है कि इसके बाद बहुत से छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको सीखना होगा। एक होता है प्लेन मिरर सिमेट्री, उस पर भी सवाल पूछता है, तो आप देखिए प्लेन मिरर सिमेट्री क्या होता है। तो एक प्लेन मिरर सिमेट्री जो है उसको समझिए, प्लेन मिरर सिमेट्री जो आता है उसको समझ लीजिए। प्लेन मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि आपका कोई रेजिस्टेंस दे दिया, लाइक ऐसे, जैसे है आप देखिए कि ऐसा कोई रेजिस्टेंस दे दिया, ऐसा कोई रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग काम भर पढ़ रहे हैं जिससे हमारा जेईई मेन चल जाए। तो यह देखिए सब मान लीजिए कि 10 का है, ये 10 है, ये भी 10 है, 10 है, 10 ओम लिख दीजिएगा, और यह सेंटर है, तो यहाँ से सबको मिलाया गया, इसको सबसे मिलाया गया, इसको सबसे मिला दिया गया, ठीक है सारे को। तो आपको ये सब 10 के, सब 10 के, सब 10 के, ये सब 10 के, ये सब 10 के, एक ही में दो चीज बता देते हैं। अब आपको m और n के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप अगर m और n के अक्रॉस प्लेन मिरर रखे और सिमेट्री आ गया तो फोल्ड कर सकते हैं, यानी इसको उसमें 10 को 10 से पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो ये जो है आप ऐसे पहले प्लेन मिरर रखिए, सिमेट्री चेक कीजिए, तो ऐसे रखे तो ये 10 का 10 है, इसका यह इमेज है, इसका यह इमेज है, इसका यह इमेज है ना, इसका यह इमेज है, इसका यह है, इसका यह है, इसका यह है, तो आपका यह प्लेन मिरर सिमेट्री है। तो ये 10 पैरेलल में 5 हो जाएंगे, यह 10 5 हो गए, 10 5 हो गए, 10 5 हो गए, तो हाफ सर्किट आपका सर्किट अब खत्म कर देंगे हम। ये जो सर्किट है आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था, इसका प्लेन मिरर सिमेट्री में ऐसे ही रहेगा। अब ये सबको क्या आप हटा दीजिए, इसके जगह पर आप क्या लिख दीजिए 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 हो गया। अब प्लेन मिरर कहाँ रह सकते हैं, मिडिल पॉइंट पर, इसको इधर उधर थोड़ा बहुत खिसका करके हम मिडिल बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई खास रूल होता नहीं है। तो यहाँ से एक प्लेन मिरर मिडिल से रख दीजिए, तो देखिए इसका यह 5 इसका इमेज बन रहा है, यह 5 का यह इमेज बन रहा है, 10 का यह 10 इमेज बन रहा है, तो अभी भी प्लेन मिरर सिमेट्री है। तो जिसका जो इमेज होता है उसमें करंट सेम होता है। तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इसका यह इमेज है, तो इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा, इसमें जो करंट होगा वही इसमें होगा। तो यहाँ से जो चिपका हुआ है हटा सकते हैं आप, हटा रहे चाहे हटा रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि हुआ क्या बोलिए, ये क्या हो गया, तो हुआ यह कि ये जो रेजिस्टेंस था इसमें जो करंट आ रहा था और इसमें जो करंट आ रहा था सेम था, तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है नोडल पर, तो सीधे ऐसे चला गया। तो अब तो आसान हो गया ना। अब क्या करिएगा, ये 10 सीरीज में 20 हो जाएंगे, 5 10 हो जाएंगे, और ये जो है अब इसके साथ या पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल, काम हो गया, हो जाएगा ना। तो इजी सर्किट हो गया ना आपके पास। तो अब ऐसा आप कर सकते हैं।
ये भी एक मेथड है जो आपको यूजफुल होगा। नाउ एक होता है इक्विवेलेंट मेथड। तो इक्विवेलेंट पाथ मेथड में सबसे आसान क्या है कि आप इक्विवेलेंट पाथ मेथड लगाइए, तो आप लगा दीजिए आपको डायगोनल के क्रॉस एक क्यूब में। तो जैसे आप क्यू लोग 3D में जब फिगर दिया रहता है तो इक्विवेलेंट पाथ मेथड सोचना चाहिए। तो मेरे अनुसार आप उसको कैसे सोचेंगे, तो आपको सर्किट को बनाने का एक सिंपल सा तरीका होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि जो आपकी बड़ी सर्किट दी हुई है उसमें ऊपर जैसे क्यूब है, तो ऊपर वाला छत जो है उसको नीचे गिरा दो, उसका साइड लेंथ छोटा कर दो, तो सर्किट प्लेन में आ जाएगा। जैसे हम क्यूब ऐसे बना सकते हैं, हम क्यूब को इस प्रकार बना लें तो अच्छा है कि ये है और ये है और ये है। ये हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला को छोटा करके गिरा दो, तो ये हो जाएगा ऐसे, यह हो गया ऐसे, यह हो गया ऐसे और यह हो गया ऐसे। अब ये जो गिरा दिया आप, तो इसमें आप जोड़ दीजिए जो कॉर्नर जुड़े हुए थे। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए इसका डायगोनल कौन होगा, इस बड़ा वाला का डायगोनल यह होगा ना। तो यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर n हो गया। यहाँ से आप करंट गया मान लीजिए I, तो उसको निकलना पड़ेगा यहाँ। ऐसे अगर किया रहेगा ना तो ये सट नहीं रहा, कोई वायर है और इसमें ऐसे जाकर कोई वायर ऐसे कर दे, ये दोनों वायर सट नहीं रहे। अगर कोई रेजिस्टेंस है और ऐसे कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये वायर टाइप का हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस को हटाकर एक सिंगल वायर जोड़ देंगे, शॉर्ट सर्किट है। अब देखिए इतनी बात हम लोग समझ लिए, तो अब देखिए मेरा काम क्या हो रहा है। तो मेरा जो काम हो रहा है इसमें समझिए कि ये सब गया करें, तो इसके पाथ जो है सब रेजिस्टेंस इक्वल है। मान लीजिए सारा रेजिस्टेंस आपका इक्वल है तभी लगेगा। तो देखिए आपका रेजिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ से यहाँ गए दो रास्ते मिले, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ गए दो रास्ते मिले, एक पकड़ कर यहाँ पहुँच गए, एक पकड़ कर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से गच गच, माने ये पाथ यह पाथ इक्विवेलेंट है। उसी प्रकार इसमें भी, इसमें देखिएगा तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ से यहाँ गए दो रास्ते मिले, यहाँ से यहाँ गए दो रास्ते मिले, एक पकड़ कर यहाँ आए, एक पकड़ कर यहाँ आए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यानी सभी पाथ इक्विवेलेंट है। तो जो भी करंट जाएगा इसमें I/3 जाएगा, इसमें I/3 जाएगा, इसमें I/3 जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ जब आप गए तो यहाँ से भी पाथ को आपको क्या करना होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, दो रास्ते मिले, यहाँ भी दो रास्ते मिले, एक पकड़ कर गच गच, तो ये करंट इसमें I/6 होगा और इसमें भी आपका करंट I/6 हो जाएगा, और वह करंट जो I/6 हो रहा है यह हो गया। तो अब देखिए यह हो गया। उसी प्रकार यह I/3 जो है ना, इधर हो जाएगा I/6 और इधर भी क्या हो जाएगा I/6, और लास्ट में ये मिलकर इसमें I/3 हो जाएंगे। और यहाँ से भी ये जो है जो करंट गया है ना, तो ये कितना, ये I/3 है, तो इसमें I/6 गया होगा और इसमें भी I/6 गया होगा। अब इधर से I/6 तो इसमें आपको I/3 चला गया, इसमें भी I/3 होगा, इधर से आकर, और इसमें चली गया है। तो आपको इस तरह आप देखें तो नाम दे दीजिए इसका M और N है, इसका नाम दे देते हैं B, C, D, E, F, G, और कोई बच रहा है या H। तो देखिए अगर बात करेंगे तो यहाँ M है और यहाँ आपका N है, तो M और N के बीच में देखिए Vm माइनस VB I/3R होगा, Vm माइनस VG I/3R होगा, और Vm माइनस VF I/3R होगा। यानी B, F और G, BF/G का पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? BF और G का पोटेंशियल आपको क्या आएगा, सेम आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि देखिए उसी प्रकार यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ I/3R, यहाँ से यहाँ I/3R और यहाँ से यहाँ I/3R, तो ECH का पोटेंशियल सेम होगा। E और E इक्वल टू C इक्वल टू H, इसकी भी पोटेंशियल सेम होगा। अब M से देखो B पर, M से लेकर B तक, M से लेकर के F तक, M से लेकर F तक और M से लेकर G तक, ये हो गए। अब इसके बाद देखो तो उसी तरह इसमें देखोगे ना, तो B से E तक, B आपका यह है, तो B से C है, B से H है, तो B से C, B से H, दो जुड़ा है,
तो सब में एफ से भी देखना 2 जुड़ा होगा, कर सकते हैं आप, चेक कर लोगे तो 6 जुड़ जाएगा इसके नीचे, और टोटल 12 होता है साइड्स, और यहाँ पर भी एक एक जुड़ेगा। जैसे एन से देखो, एन से एच तक, एन से सी तक देखना, एन से ई तक, तो यह हो गया, यह हो गया, और यह हो गया। अब ये पैरेलल r/6 होगा, r/3, और यह r/3, इक्विवेलेंट क्या होगा, r/3 प्लस r/3 प्लस r/6। अगर n पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या होता है, r/n हो जाता है। उस कंसेप्ट से बता दिए। अब देखिए हमारे पास जो चीजें हैं, एक और चीज है इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक, इतना ही टेक्निक मान करके आप सवाल बनाएं, ज्यादा इधर उधर न करें तो अच्छा रहेगा। क्या, अब देखो आपके पास एक होता है ड्रिफ्ट स्पीड, ऑर्डर मोशन, इलेक्ट्रॉन देखो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो उसके पास एक रैंडम मोशन होता है, फिर फोर्स फ्री मोशन होता है जिसको थर्मल स्पीड कहते हैं, वो 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड का दर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसके कारण नहीं होता है। ऑन एवरेज एक सरफेस से जितना थर्मल स्पीड के कारण रैंडम मोशन है, आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। लेकिन ड्रिफ्ट स्पीड अगर दिया जाता है तो वो फोर्स के अंदर में होता है, इसलिए ऑर्डर्ड मोशन वह प्रोड्यूस करता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराता है। तो वह ऑर्डर्ड मोशन में Vd जो होता है वह होता है E/m इंटू टॉ, टॉ को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं, और यही आता है ना E/m इंटू टॉ। और इस पर एसी वर्मा जी के किताब में नीचे 2 दिया है, वो भी सही है, परंतु एनसीईआरटी इसको लेकर चलता है तो इसको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो Vd इक्वल टू E/m इंटू टॉ, ये किस मॉडल को लेकर चला गया है उसके आधार पर यह फॉर्मूला डिपेंड करता है, तो इसीलिए इशू बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो होता है, एक होता है इससे ओम्स लॉ आता है E इक्वल टू रोजे। अब ओम्स लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर यह E है, E और यह J है, तो 1 डायमेंशनल है, तो इसमें यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये tan थीटा जो देगा ना वह रो देगा। उसी तरह आपका यह स्ट्रेट लाइन होगा तो यह E इक्वल टू रोजे जनरल है, लेकिन E इक्वल टू रोजे ओम्स लॉ तब कहलाएगा क्योंकि एक्सपेरिमेंटली उसने मेटल के लिए वेरीफाई किया था जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। उसी प्रकार VI ग्राफ है, तो VI ग्राफ आपका लाइक ऐसे होगा, एक गिवन टेम्परेचर पर होना चाहिए। ये ग्राफ सब एक गिवन टेम्परेचर पर खींचा जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। जनरल में वेरिएशन कैसा होता है, R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन अल्फा का वैल्यू 10⁻³ है, इसलिए EX इक्वल टू 1 प्लस x वाला फार्मूला से ये सब फार्मूला आ जाते हैं। अल्फा और डेल थीटा आता है, इसके साथ वेरिएशन होता है। और ये VI ग्राफ अगर है तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ आपका tan थीटा जो आने वाला है वह रेजिस्टेंस कहलाएगा। और इस तरह अपन आगे बढ़ें तो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब जहाँ तक सवाल है हमको बैटरी पर जाना पड़ेगा। बैटरी का इक्विवेलेंट कैसे देखते हैं, जैसे बैटरी अगर ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे दे दिया, ठीक है ना, या 10 ओम का है और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, या 20 ओम का है और ये 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, या 5 ओम का है और ये 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। वोल्ट होगा, वोल्ट वोल्ट। अब बोलते रहिएगा थोड़ा सा, नहीं 10 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी है, और 1 ओम 2 ओम 1 ओम ऐसे कुछ होते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो जाते जाते इसका मान लीजिए कि आपका 30 वोल्ट हो गया, और ये जो हो गया ये जो हो गया 6 ओम का हो गया। अब M और N के बीच में आपको इक्विवेलेंट बैटरी बनाना है, तो M और N के बीच में इक्विवेलेंट बैटरी जब देखेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। कैसा होगा, तो ये जो है सारे रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे, सीरीज मानेंगे, तो यह 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 6 10 हो गया। तो ये जो है आपका, और ये जो है रॉन्ग कनेक्शन इसको बोलते हैं। तो सब ऐसे वाला जोड़ेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 10 + 20 30, 30 + 30 60, और 60 - 5 क्या हो गया 55 वोल्ट हो गया है। और ये टोटल रेजिस्टेंस चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, 1 + 2 3 + 1 4 + 6 10 हो गया। ओके, यानी 10 ओम ये बैटरी, इनको हटाकर इसको कर सकते हैं। और इससे अगर मान लीजिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया है तो ओके, यहाँ आप रेजिस्टेंस जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए कि यह रेजिस्टेंस जो आपको जोड़ा हुआ है
ये जो है आपका ये रेजिस्टेंस जो जोड़ा हुआ है, ये मान लीजिए 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो आप करंट देख सकते हैं इसमें करंट आई कितना होगा सर्किट से। इस रेजिस्टेंस में करंट आई वह होगा 55/10 + 1 सीरीज में हो गया तो 11, और यह हो गया 5 एम्पियर। ऐसे आप कुछ कर सकते हैं। अब ये सीरीज में है, अब सीरीज में जो रेजिस्टेंस है, अब इसको आप देख लीजिए कि अगर यही पैरेलल में हो जाए, ये जो है आपका रेजिस्टेंस जो है ऐसे ऐसे पैरेलल में हो, एक उल्टा भी जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये जो है एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी है इसमें, मान लीजिए सिर्फ रेजिस्टेंस है ये R0, और इसकी रेजिस्टेंस R1 है और EMF E1 है, इसका रेजिस्टेंस E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, और यह E3 है, और यह R3 है, और यह आपका क्या है R0 है। ऐसा कुछ ऐसा है, तो इस अगर इसका इक्विवेलेंट आप ऐसे निकालते हैं, ऐसे यह होगा E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट होगा, और इसको कैसे करेंगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये E इक्विवेलेंट, पहले R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होगा वह होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R0, ठीक है। अब E इक्विवेलेंट निकालना है, तो E इक्विवेलेंट आप करोगे, आपको इतना लंबा नहीं आएगा, इसमें 2 ही रहेगा बस। तो E इक्विवेलेंट आपने किधर बैटरी को पॉजिटिव माना है, इधर, इधर इसका है तो इसको पॉजिटिव, तो R इक्विवेलेंट यहाँ लिख दीजिएगा और इनटू कर दीजिएगा E1/R1, E1/R1, और इसको कर दीजिएगा प्लस E2/R2, और ये उल्टा है तो माइनस E3/R3, और इसमें तो है ही नहीं, 0 है, तो 0/R0, सही है, कैपिटल R0, कैपिटल R0। हाँ, ये इनका इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब इसके बाद आपको इसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ओके, R आप निकाल सकते हैं, इसमें करंट आराम से है, आई करंट निकल जाएगा। इस एक सर्किट में यहाँ करंट होगा, वह होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, ठीक है ना। और वो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हमने VD/J लिख दिया ना, वह है नहीं लिखे थे। एक और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला होता है VD = J/N, यहाँ J होता है करंट डेंसिटी, N होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। हाँ, R0 बट हाँ, नहीं सबका लेना होगा, नहीं इन सबका हम ले रहे हैं ना इक्विवेलेंट, तो लेना होगा उसको, ठीक है। 0/R0 कर रहे हैं इसलिए, तो क्या। अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ तक ले हम लोग आ गए। अब हमको गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, तो गैल्वेनोमीटर में आते हैं अपन तुरंत। गैल्वेनोमीटर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, और इसमें क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होता है। अब कॉइल जो होता है ना, तो एक टॉर्क लगता है उसमें, मैग्नेटिक टॉर्क, टॉर्क = NIAB, यह एरिया होता है कॉइल का। कॉइल अगर ऐसे ऐसे बना दिया तो ये एरिया लेंगे, ठीक है ना। N नंबर ऑफ टर्न्स होता है, और नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर NR भी प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर ऑप्शन बना सकता है कि अगर नंबर ऑफ ट्वाइस कर दिया टर्न तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखा, टॉर्क होगा, और टॉर्क = टॉर्सन वायर से वो जुड़ा रहता है, इसलिए इसको C थीटा कर देंगे, है? और C थीटा = होगा NIAB, और C थीटा कितना आ गया, NIAB आ गया ना, C थीटा क्या आ गया, NIAB आ गया। अब इसको आप समझिए C थीटा को, तो C थीटा आपका आ गया NIAB, C को टॉर्सन कांस्टेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ से I करंट मापेगा गैल्वेनोमीटर, वह क्या मापेगा, थीटा, थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अब भाई NAB, E मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये नंबर करंट मापेगा, मोर डिफ्लेक्शन मोर करंट, सही है। C नीचे आ रहा है, ऊपर C आ रहा है, C/, हाँ, तो I = आ गया C/NAB, और ये हो गया थीटा। अब इसमें क्या होगा कि ये करंट आ गया। अब इसमें क्या है कि करंट जो है,
करंट सेंसिटिविटी क्या होगा। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि आप थोड़ा भी करंट चेंज किए तो ज्यादा डिफ्लेक्शन मिले, तो ज्यादा अच्छा से हम समझ पाएंगे। तो करंट सेंसिटिविटी अगर देखिएगा तो आपको आराम से आ सकता है। करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, थीटा बाई आई। इनका रेशियो जितना ही बढ़ेगा सेंसिटिविटी बढ़ेगा, थोड़ा भी करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। और ये थीटा बाई आई होगा तो यह होगा एन ए बी अपॉन सी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, वही होगा थीटा बाई वी होगा। और वी क्या होता है, आई आर, यह होगा एन ए बी अपॉन आर सी। ठीक है ना। याद रखना कि नंबर ऑफ ट्वाइस कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए इस पर क्वेश्चन बना सकता है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी आ गया। अब अमीटर में बदल देंगे, कैसे कन्वर्जन करेंगे अमीटर में। तो अमीटर में जब कन्वर्जन करिएगा, इसका गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर में करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर है, इससे जो करंट जाता है वो माप लेता है और ये करंट मापता है। लेकिन हमको अमीटर में बदलेंगे तो यहाँ एक शंट जोड़ देते हैं जिसका रेजिस्टेंस होता है आर एस और इसकी रेजिस्टेंस भी होती है आर जी, या 90-80 के आसपास होती है। और यहाँ से करंट जो जाएगा यह अमीटर का करंट कहलाएगा। तो ये करंट जब जाएगा तो इसमें ऐसे लूप रूल तो लगा ही सकते हैं ना, इधर से करंट चला गया, मान लीजिए कि ज्यादा जाएगा क्योंकि शंट बहुत कम होता है, 1-2 शंट रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेरा आई इजिकल टू कितना आ गया, आई का फॉर्मूला आ जाएगा। एक तो यहाँ भी कर सकते हैं आप कि आई जी आर जी इजिकल टू होगा, इधर से करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, और यह होगा आई माइनस आई जी इंटू आई जी आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू क्या दिया है, आर एस। हो गया आई जी आर जी इजिकल टू आई माइनस आई जी आर एस, और ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। आई इजिकल टू आ जाता है आई जी इंटू 1 प्लस आर जी बाई आर एस। ये याद करने का क्या तरीका होगा कि बड़ा होता है यह करंट इससे, इसीलिए यह ऊपर होगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इसलिए वह ऊपर हो जाएगा, करेक्ट। ये जो है आपका यह हो गया। अब वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा वोल्ट मीटर में कन्वर्जन देख लीजिए। वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्जन देखा जाए तो क्या आने वाला है भाई, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्जन को थोड़ा सा समझिए अच्छा से। वोल्ट मीटर में अगर कन्वर्जन को करोगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा वोल्ट मीटर में, तो वोल्ट मीटर में आपको ये सीरीज में जोड़ते हैं हाई रेजिस्टेंस से। तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये करंट माप लेता है, इसका रेजिस्टेंस आरजी है और इसके अंदर कॉइल होता है। तो कॉइल का रेजिस्टेंस माने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं हम। हाँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा ये भी देखना होगा कि आमीटर का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो आमीटर का रेजिस्टेंस होगा, इनको पैरेलल में जोड़कर निकाल सकते हो, आर एस आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी, ऐसा कुछ आएगा, आर एस आर जी अपॉन आर एस प्लस आर जी। ठीक है। और ये जो है आपके पास है, दूसरा क्या है कि यहाँ पर ये जो है ये वोल्ट मीटर क्या मापेगा, तो इसमें करंट आई जी है तो यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी आई जी इंटू आर प्लस आर जी। ठीक है ना, इसकी रेजिस्टेंस यही रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट मीटर का भी। और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब कि अगर गैल्वेनोमीटर से उससे अधिक करंट नहीं जाएगा। अगर मान लो कि तुमको आईजी ले लिया फुल स्केल, तो तुमको आईजी आरजी जो आएगा वो लिमिट देगा वोल्ट का, मान लो 10 वोल्ट आ गया तो और उसमें डिवीजन बना दिया 100, तो एक डिवीजन कितने का होगा 10/100.1 वोल्ट का। इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है आपको। तो मैं बता रहा हूं कि हम लोग यहाँ तक आ गए, वोल्ट मीटर भी देख लिए। अब देखिए आरसी सर्किट एक है, उसको समझते हैं। आरसी सर्किट में क्या होता है कि आरसी सर्किट चार्ज करता है, तो ये चार्ज करेगा, दिखाई दे रहा होगा ये अच्छा, अभी टाइप तो बहुत अच्छा करा दिया ना, दिख रहा है आराम से। तो आरसी सर्किट को यही समझा देते हैं, या आरसी सर्किट में अभी कोई चार्ज नहीं जाएगा तो इसको बैटरी जोड़ करके चार्ज करेंगे तो वह फॉर्मूला आ जाता है, ये याद रखिएगा, Q इजकल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर। ये जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा, वह याद कर लीजिएगा चार्जिंग का, Q इजकल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर
माइनस ई का पावर माइनस टी बाई लेमडा, और लेमडा को टाइम कांस्टेंट कहेंगे, लेमडा आरसी होगा और क्यू नॉट होगा सीई, ठीक है ना। अब देखो ये जो है आपका समझ आइए इसको कि अगर अब इसमें कुछ ग्राफ भी हो जाएगा, इसका ग्राफ भी याद रखिएगा, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ होता है। इसका ग्राफ अगर खींचिएगा तो शुरू में कोई चार्ज नहीं था तो क्यूटी ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, या ऐसा जाएगा, ठीक है ना, और बाद में ये पूरी चार्ज हो जाएगा। तो ये हो गया, और आई निकालिएगा तो आई इक्वल टू होगा आई नॉट और ई का पावर माइनस टी बाई लेमडा, और ये लेमडा तो आरसी होता है तो ये आई नॉट होगा ई बाई आर, ठीक है ना, तो करेक्ट ये फॉर्मूला है। अब इसमें मूल बात क्या है इसको समझिए, इसका जो मूल बात है इस पर सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें देख लीजिएगा एक बार। और मूल बात जो है उसको हम बताना चाहेंगे कि अगर सर्किट जो है आपका क्या है कि सर्किट अगर एसटीडी स्टेट में होगा, एसटीडी स्टेट का मतलब हुआ कि उसको आपने लॉन्ग टाइम तक स्विच ऑफ, मैंने दो तरह का बात होगी। अगर ये रेजिस्टेंस है कि जैसे यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसा बैटरी लगा दिया है, और ऐसा कुछ कर लिया, और ये एसटीडी स्टेट में माने, तो एसटीडी स्टेट पर यह कैपेसिटर पूरी चार्ज होता है और इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होता है। तो एसटीडी स्टेट में कैपेसिटर ब्रांच में करंट नहीं होगा तो इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर लेंगे। और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, अगर कैपेसिटर है और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कह रहा है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कहेगा तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इसको एक ऑर्डिनरी वायर मान लेंगे, जीरो रेजिस्टेंस मान करके सवाल बना लेंगे। तो जस्ट आफ्टर मैंने जिस समय स्विच ऑन किया उस समय कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा, और लॉन्ग टाइम के बाद या स्विच है ही नहीं तो ऐसे ही कैपेसिटर लगा है तो वो एसटीडी स्टेट माना जाएगा, और उसमें उसकी रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट मान लेंगे। अब देखिए चार्जिंग के बाद अगर कैपेसिटर आपके पास चार्ज कैपेसिटर है, लाइक यहाँ पर आपका कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, तो चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ता है, तो करंट उल्टा फ्लो करता है। पहले ऐसे करंट फ्लो कर रहा था, अब कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया, तो जैसे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा तो आपको मैं बता सकता हूँ कि कैपेसिटर चार्ज होने से नुकसान और फायदे क्या है उसको समझाता हूँ कि यह कैपेसिटर चार्ज है, अब ये चार्ज है, इस पर चार्ज क्यू नॉट है, इस पर माइनस क्यू नॉट है, इसको डिस्चार्ज आप करना शुरू किए, तो यहाँ किसी टी टाइम में जो चार्ज होगा इस पर वह होगा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, और करंट हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर सी, और सॉरी टाइम के फैक्टर में, तो आई इक्वल टू आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी, आर सी को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, इसका टाइम के बराबर डायमेंशन आता है, तो ये आई नॉट को यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट बाई लेमडा, टाइम कांस्टेंट माने क्यू नॉट बाई आर सी आ जाएगा, और इसमें करंट उल्टा फ्लो करेगा। तो अगर आई टी ग्राफ अगर खींचा जाए, इसका ग्राफ क्यूटी ग्राफ तो लाइक ऐसे होगा, क्यूटी ग्राफ ऐसे होगा, धीरे धीरे चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ क्यू नॉट होगा, क्यूटी ग्राफ हो गया। और आई टी ग्राफ अगर खींचिएगा तो दोनों को साथ साथ खींचते हैं, तो एक आई टी ग्राफ क्या है, तो करंट धीरे धीरे खत्म हो गया ये चार्जिंग में, और उल्टा उसमें करंट फ्लो करता है डिस्चार्जिंग में, तो उसका डायरेक्शन चूंकि उल्टा होता है, अलजेब्रिक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको नीचे दिखा देंगे माइनस साइन, तो ये डिस्चार्जिंग का हो जाएगा, और वह किसका होगा बेटा, चार्जिंग का, ये डिस्चार्जिंग का हो गया और यह आपका चार्जिंग का हो गया, और सारी बातें वहाँ लिखी हुई है, और आपको हिंट हो गया तो मटेरियल तो रहता है अपने पास। और इसके बाद आप देखिए तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका, और इस पर आप देखें तो और आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया, और इसके बाद देखिए तो हाँ सवाल आ गए, एक तो अपना पोटेंशियोमीटर नहीं हुआ, पोटेंशियोमीटर को थोड़ा मीटर ब्रिज देख लेते हैं ना, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, एक 2 मिनट का चीज है। हाँ आ गया, पोटेंशियोमीटर आ गया, यही है कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वायर होता है ये देखिए,
बेसिक बता देते हैं इसका कि थोड़ा सा पीछे से आते हैं अपन, यहाँ से पोटेंशियोमीटर है, एक यूनिफॉर्म वायर होता है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपका क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो है कांस्टेंट होता है, ये यूनिफॉर्म वायर होता है, इसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होता है। इसमें क्या करते हैं अपन कि अब समझिए कि ये अब क्या होता है कि इसमें ये एक बैटरी जोड़ देते हैं ई। अब ये बैटरी जोड़ दोगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस बैटरी के बराबर। अब इसका जो है इसमें क्या करेगा कि एक 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 और सर्किट जोड़ेगा जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस मापना होगा। तो और गैल्वेनोमीटर में अगर रीडिंग नहीं आ रहा है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो जो भी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल, इसमें कोई करंट नहीं रहा है तो इसके ईएमएफ के बराबर होगा, और वह जो है इतना दूर में जितना ड्रॉप हुआ उसके बराबर होगा। एक चीज है कि इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव एक साथ जुड़ी होनी चाहिए। किसका? इसका, इस बैटरी का जो पॉजिटिव होगा और उसका जो पॉजिटिव होगा वह एक साथ जुड़ना जरूरी है, ध्यान रखना। उसकी निगेटिव उधर नहीं होनी चाहिए, दोनों का पॉजिटिव सेम योर होगा, करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं तेरे को इजिली, थोड़ा सा देखो मैं बताता हूं उसको। जैसे यही वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर यह है, और यहाँ तूने एक ड्राइविंग बैटरी जोड़ दिया V0, इसमें रेजिस्टेंस देने से लंबा चला जाएगा, तो जेई मेन में नहीं पूछेगा, जबकि सवाल एडवांस में रेजिस्टेंस भी दे सकता है। और इसकी लेंथ मान लो कि L है, ठीक है। अब इसको जो है इसकी पॉजिटिव जुड़ी है तो इस बैटरी का भी इधर पॉजिटिव जोड़ देंगे, और ये ला करके मान लो यहाँ पर डालने पर यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो जो ड्रॉप अप यहाँ से यहाँ हो रहा है उतना ही ड्रॉप अप ये वायर है, तो ये मान लो कि इसमें यह L1, तो कितना में टोटल लेंथ L में कितना ड्रॉप अप होता है V0, तो यूनिट में कितना होगा V0 बाई L। तो ये EMF है, तो इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, यानी इसके बीच में जो ड्रॉप अप होगा सेम होगा, तो ये V0, तो L1 में कितना ड्रॉप अप होगा जी V0 बाई L इंटू L1। और इस तरह अगर बात करो तो तुम्हारा EMF कितना हो जाएगा, इसमें EMF हो गया V0 बाई L इंटू L1, काम खत्म। इसका जो है अब अगर बाई द वे तुमको लगता है कि इसमें सारे में करंट भेज रहा है तो यहाँ पर क्या करना कि एक रेजिस्टेंस बना देना लेमडा L1 का, और यहाँ एक रेजिस्टेंस बना देना लेमडा L माइनस L1 का, और सर्किट भी सोल्व कर सकते हो आराम से। क्या? और लेमडा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होगा, तो लेमडा जो होगा ना वह RP पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस, अब भाई टोटल लेंथ कर देना पोटेंशियोमीटर, तो बन जाएगा। अनबैलेंस रहेगा, बैलेंस होगा तो इससे करंट नहीं जाएगा, अनबैलेंस होगा तो करंट जाएगा। लंबा तो दे नहीं सकते ना जेमेन वाले, तो इतना सा अपना काम हो जाएगा। अब देखिए जो बात थी एक और, जो एक था मीटर ब्रिज हमारा, नहीं मीटर ब्रिज हमारा यही है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में एक होता है एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन ये नहीं पूछ सकते क्योंकि लंबा हो जाएगा सवाल, तो सिंपल सा है। मीटर ब्रिज में क्या होता है, या P और Q होता है, दो रेजिस्टेंस होता है, इसमें एक अननोन है एक नोन है। अब यहाँ से ये मोटा वायर दिखाया गया है ताकि रेजिस्टेंस इसमें ना हो, तो ये मोटा वायर का मतलब यही हुआ कि इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैंने इस मोटा वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसका लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर। अब इसमें एंड करेक्शन होता है, उसको छोड़ो। अब क्या है कि आपको रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज टेक्निक लागू होता है, पहली बात। अब यह रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस वायर का सेम होता है, तो ये जो है इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा, बस काम हो गया। वेरी सिंपल है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, इधर एक बैटरी जोड़ दिया गया है तो ये बैलेंस हो गया, तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा, और सवाल बन जाएगा। वह जो है करके उधर दिखा दिया है, देखो यहाँ पर दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसको कि P बाई क्यू वही L बाई, तो वह रेस्ट इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो इसमें एक क्या है, इसका रेजिस्टेंस तुम लेमडा L मान सकते हो, और इसका रेजिस्टेंस क्या मान सकते हो, लेमडा इंटू 100 माइनस L। लेमडा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेमडा तो कट जाएगा ना, तो इसीलिए L इंटू क्यू इजिकल टू P इंटू 100 माइनस L हो जाएगा, और इसी से अपना काम चल जाएगा।
शायद हम लोग सारा थ्योरी खत्म कर लिए और हम लोग अपनी जीवन को आयाम देते हैं और चलते हैं सवाल की ओर। तो हाँ, सवाल आ गया। अब चलिए सवाल फटाफट देखते जाइए, बनाते जाइए। है कुछ एक छूटेगा तो आप लोग कर लेना है, हम कर देंगे उसको। चलो पहला 1 नंबर देखिए, 1 नंबर सवाल देखिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से काम चल जाएगा। तो तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट इसका देख लीजिए क्या है। वर्टिकल कंपोनेंट पहले देखने का काम करेंगे हम लोग। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है ये देखिए। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आप देखिए, निकाल लीजिए ऐसे सिंपल। 6 sin 60 sin 30 होगा, वो 30 हो गया और 30 हो गया ना। तो कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड में कितना हुआ जाएगा ऊपर, यही ना, शुरू का फर्स्ट सेकंड ना। तो वह हो गया शुरू में 30, तो H0 = हो गया 30 × 1 -12 × G10 × 1²। ठीक है ना। अब लास्ट सेकंड में कहाँ जाएगा, तो लास्ट सेकंड में निकालने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, लास्ट सेकंड में यही ना होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन देख लेते हैं, तो ये क्या होता है, 2v0/g होता है। टाइम ऑफ एसेंट देख लो, तो टाइम ऑफ एसेंट होगा v/g। तो v कितना आ गया है अपना 30/10, 3 सेकंड हो गया। तो ऊपर से 1 सेकंड नीचे आओ, चाहे लास्ट सेकंड कहो, तो 1 सेकंड ऊपर से नीचे आएगा तो ½ GT² होगा हुआ। तो ये जो होगा वह आ जाएगा ½ G माने 10 और ×1² का काम खत्म। सही है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर 1 सेकंड, चाहे ऊपर से 1। हाँ चलो, कुछ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। दिख रहा है ना सबको प्रॉपर है। टाइप साइज बढ़ा दिए, 20 करा दिए। ये वाला है 600 में बड़ा कर दे क्या, अब पूछ लिया करो सब। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये ब्रांच कट गया, ये वाला। ठीक है, अब क्या हो गया, ये ब्रांच इससे अलग हो गया। तो आपको एक अगर सर्किट है लाइक ऐसा, ऐसा कोई सर्किट है सपोज कीजिए, और ऐसा सर्किट है, और यहां से एक सर्किट ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसमें करंट नहीं जाता है क्योंकि आने का रास्ता नहीं। यहाँ बैटरी वैटरी जोड़ दो थोड़ा बहुत, क्या, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ये कनेक्टिंग में। तो यहां पर भी क्या हो गया, ये कट गया। तो इधर से इधर तो जा सकता है, लेकिन आएगा किस रास्ते से, कोई रास्ता नहीं है, तो ये बेकार हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, ये पूरे बेकार हो गए हैं। अब बचा कौन, ये। अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये यही ब्रांच आपका बच रहा है। अब ये जो है देखो मैं बताता हूं, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये सट जाएगा। तो सटने से 6 और 3 पैरेलल में हो जाएंगे, तो 2 हो गया, और वह 2 और यह 2 4 हो गया, और ये 4 के साथ 4 2 हो गया, और 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, तो 2/2 कर दोगे क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। करेक्ट, समझ में आ गया। अब इस सवाल को बनाइए, इधर सॉल्यूशन ऐसे दे दिया गया है उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
सही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तो वेरी सिंपल है, ये इंस्टेंट कह रहा है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कह रहा है, तो ये जीरो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा नहीं, ये कैसा बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब आप बना सकते हैं इसको, हम दिखा देते हैं इसका, आपको इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो है ऑप्शन देख लीजिए और ये देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप एक बार कर लीजिएगा अगर लगेगा तो। इसके बाद देखिए 4 नंबर कीजिए। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है, एमसीजी लिखा हुआ है, उसका अर्थ होता है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये तो सिंपल है, टॉ इक्वल टू सी थीटा होता है, तो सी का थीटा तो क्या है, एंगल है, तो एंगल है तो उसका तो डायमेंशन लेस होता ही है, और ये टॉर्क का वर्क के बराबर हो जाता है। दूसरा क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई कर दिया गया, ये हमने बता दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। तो शंट का रेजिस्टेंस निकालना है आपको, तो आई इजकल टू, हम ही बताए थे ना हम फॉर्मूला, आपको क्या बताए थे बोलिए, आई इजिकल टू, ये करंट होगा अमीटर का हो गया, और ये होगा 1 प्लस आर जी बाई आर एस, और इंटू क्या कर सकते हैं आई जी, सब दिया है, निकल जाएगा शंट। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बेसिक से भी बना दिया है, क्या यही समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, पॉज कर करके कर लेना, नहीं सॉल्यूशन भी है, इजी है, जैसा अभी इसी में कह रहा है तो क्या करना है भाई, ये सीरीज उसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा। अब ये जो है इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर है, इसका इस तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, कर लेंगे ना अपन, तो ये सब सवाल तो खुद करें तो अच्छा रहेगा। अगला देखिए, ये 9, बाद में जिससे नहीं हुआ वो जाकर कर लेगा, इसलिए दिखा दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम। इक्वेशन लिखते जाओ। तो ये सेल के द्वारा एनर्जी सप्लाई क्या होता है, पी क्यू, तो यह वी क्यू हो गया, वी 4.2 दिया है, और ये चीज एक नया दिया है मिली एम्पियर आवर, ये जो है क्या है, चार्ज है, चार्ज है, तो मिली माने 10⁻³ एम्पियर, तो ठीक है, आवर को सेकंड में बदल लीजिएगा, वी क्यू कर देना है, क्या हो गया ना। अब इसमें देखिए यहां पर ये सवाल पढ़िए 10, हो गया। ये सिंपल सा क्या है कि भाई पूछ रहा है कि टॉर्सनल कांस्टेंट स्प्रिंग आर सेम फॉर बोथ क्वाइल, वो सेम है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है आपको, थीटा बाई वी होता है, तो हम लोग हम ही देखे थे ना, वो क्या आया था, एन ए बी अपॉन आर सी, हो गया ना। अब देखो सी तो सबका सेम है, तो अपन ए भी सेम है कि ए अलग अलग है, तो आप तो क्या कर सकते हैं आप देखो, तो यहाँ पर से रेशियो निकालना है, एक तो N1 A1 B1 कर ले, बी सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है, अब आई R1, दूसरा का सी तो सेम है N2
A2 B2 अपॉन R2, तो R2 ऊपर चला जाएगा, कर लेना, सही है ना, फॉर्मूला है सिर्फ। इसके बाद यह जो है रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली वायर, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। इसकी पूरी रेजिस्टेंस अगर R है तो डायमेट्रिकली अपोजिट, तो इसका होगा R/2, इसका R/2, आप पैरेलल में कर देना, आ जाएगा। अब देखिए इसको, देखिए अच्छा से, ये 12 बहुत इजी आता है सवाल, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ उसी का दिया सवाल, ताकि पता चले कि डर खत्म हो। नहीं समझे, हम अपना क्वेश्चन नहीं डाले, एकदम हूबहू उसी का डाले, नहीं उससे क्या होगा, पता चले कि इतना भी हार्ड नहीं है चीजें। पेपर जो चल रहे हैं मार्केट में उससे बहुत इजी आता है सवाल, हम ही पेपर देते हैं उससे बहुत इजी आता है, एक वो देने से दिमाग चलता है इसलिए दिया जाता है। अब देखिए यहां पर आपका क्या कह रहा है कि फिगर शो बिलो रेजिस्टेंस ऑफ 150.4 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज टू अमीटर, और मीटर से ये जो है आपका जोड़ दिया गया सीरीज में, और अब रेजिस्टेंस ऑफ 240, और शंट रेजिस्टेंस 10 ओम जोड़ दिया गया यहाँ 10। अब ये पैरेलल में हो गए। अब देखो 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अमीटर, द रीडिंग ऑफ अमीटर क्या होगा, यानी इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा। अब अमीटर का आपका रेजिस्टेंस है क्या, अब 240 है और यह 10 है, तो वेरी सिंपल है, क्या करेंगे देखिए। हाँ ये सवाल थोड़ा लंबा जा रहा है ना, अब इसमें क्या क्या करने को, पहले तो भाई आप पूरा का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो इस 10 और 240 का इक्विवेलेंट निकालोगे ना। असल में अमीटर लिखा है लेकिन एक्चुअल में वह है गैल्वेनोमीटर, ये 240 ले लिया ना, तो अमीटर लिख दिया लेकिन है, तो 240 और 10 का इक्विवेलेंट कितना होगा, 2400 बाई 2500, 240 250 होगा, तो कितना होगा 2400 बाई 250, और उसके साथ 150.4 जोड़ दीजिए, ये पैरेलल में हो गया ना, उसके साथ यह जोड़ देंगे, तो हमारा करंट तो पहले निकल गया। पहला हमारा काम है करंट निकालना, टोटल करंट इससे जो जा रहा है, तो वह कितना होगा 10 इंटू 240 अपॉन 10 प्लस 240, आप प्लस हो जाएगा ये करंट 150.4 आ गया, एक तो स्टेप आ गया है, आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर आ गया। अब करंट आई निकाल लीजिए, 20/R आ जाएगा। अब इसमें जो करंट जाएगा कितना जाएगा, तो देखो ये देखो सीरियस देखो, ये पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में होता है तो आई आता है V/R, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसमें 240 यूनिट जाएगा और उसमें 10 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितना हो गया 250, तो 250 में करंट कितना गया आई, तो यूनिट करंट में कितना जाएगा I/250, बीच में सोल्व मत करो, ऐसे ही रखने के, और कितना यूनिट जाएगा इसमें ना करंट चाहिए जी 10 ओम यूनिट, तो I/250 इंटू 10 हो गया, सही है। आप देखिए अगला, ये 12 है वो बनाया है, हाँ हाँ बल्ब्स वाला हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं देखे, यह अगर कोई बल्ब होता है ना तो इस पर लिखा हुआ है, अगर मान लो P0 और V0 तो ये मार्क्ड होता है, इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, V0 स्क्वायर बाई यह होता है P0, P इक्वल टू ये रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसकी एक्चुअल पावर इसमें लॉस कितना होगा वह निकालना होगा, तो I स्क्वायर R0 कर दोगे, ये पावर कंज्यूम हो रहा है, और ये लेबलिंग से मार्क से निकाल लेते हैं वही हो, तो 3 n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक बल्ब है, ड्रॉ अ पावर P इंडिपेंडेंटली, हर PP ले रहा है पावर, तो कह रहा है मेंशन टोटल पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये कॉम्बिनेशन के द्वारा दो टोटल पावर कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस पहले निकालोगे, और सोर्स सीरीज में जोड़ा गया तो सबका रेजिस्टेंस इक्वल होगा, V²/P V²/P हाँ, तो VS इक्विवेलेंट हो जाएगा V²/P इक्वल टू V²/P P डैश, इक्विवेलेंट क्या है P डैश मान लो चूंकि वो P माना गया है, और इक्वल टू होगा हर का रेजिस्टेंस क्या हो गया R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीरीज में होगा ना, तो इक्विवेलेंट पावर का रेजिस्टेंस क्या होगा V²/Pi हाँ, इनपुट इज इक्वल टू V²/P ये क्या है रेजिस्टेंस है, जोड़ दिया आ जाएगा क्या, और इस तरह आप देखिए देख लीजिए
एक यह सवाल है। अब ये कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, सीरीज पैरेलल नहीं लगता है तो ये तो कर ही लीजिएगा। 14 है। अब ये 2-4 सवाल छूट रहा है, घर पर जाकर करिएगा। हम दिखा देते हैं क्योंकि इसमें दिखेगा, उसमें नहीं तो नहीं दिखेगा ना, दिखेगा थोड़ा, उसमें जितना दिखाया जाएगा उतना ही दिखेगा है। और ये देखिए, उसके बाद ये हो गया, और दिखा देते हैं हम सिर्फ ये पूरा पॉज कर करके तो रुक सकता है ना अपना। तीन चार सवाल छूट रहा है, करके देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, जैसे ये पोटेंशियोमीटर का है सवाल। अभी देखिए इसका ये दो दो भाग में बांट दिया ना, ये पैरेलल में हो जाएंगे और उसके साथ सीरीज में निकल जाएगा जो करने। और ये लास्ट देख लीजिए भैया। अब 2 सेकंड आप रुक जाए तो मैं सारा पेज एक बार दिखा देता हूँ, ताकि कोई पेज मिसिंग होगा तो आप यूज कर ले। कोई पेज मिसिंग होगा, कोई चाहता है भाई रुकिए। शुरू से फर्स्ट पेज यही यही है ना, देखिए